चलो आओ शुरू करते हैं कहानी। किस किस को याद है, किस किस को याद है कि हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया था पिछली बार विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, याद है? फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, कनकेविटी देख के कुछ ऐसा ग्राफ बना था, अगर याद हो तो। एक वेव बनाई थी, उसके बाद तो ग्राफ रिपीट ही होगा। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, 2π, 5π/2, ऐसे चलता रहेगा। बनाया था ना एक दिन हमने ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। इसका डेरिवेटिव लिया था, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लिया था। डेरिवेटिव से देखा था इंक्रीज या डिक्रीज, और सेकंड डेरिवेटिव से देखा था कि कनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड, क्योंकि इंक्रीज ऐसा 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 ये तीनों होते हैं, मतलब ऐसा ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? कनकेव डाउनवर्ड। ये लीनियर, ये कनकेव अपवर्ड, यही बोलते हैं ना। तो ऐसे ही तुम y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू टेन एक्स, ये सब ग्राफ भी बना सकते हो। y इज इक्वल टू कॉस एक्स टेन एक्स। मैं वैसे जरूरी नहीं है ऐसे बनाऊं, ये तो मैंने तुम्हें बताया था। विद टाइम तुम्हें ये ग्राफ खुद ही याद हो जाएंगे। मैं आज cos x का ग्राफ बना रहा हूँ, डेरिवेटिव से नहीं, वैसे बना रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें चाहिए होता है ये ग्राफ, मेडिकल वालों को भी चाहिए होता है। cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 पे वैल्यू 1 होती है, ये π/2, ये पाई, 3π/2, 2π एंड सो ऑन। क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि ये ग्राफ यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, 2π में एक वेव आ गई, उसके बाद रिपीट हो रहा है आगे वापसी, पीछे भी और आगे भी। जैसे साइन एक्स को देखो, यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, एक वेव। एक वेव कितने में खत्म हुई? 2π पे। उसके बाद वही वेव दोबारा, उसके बाद वही दोबारा रिपीट होती गई। समझ रहे हो इस बात को, क्या कह रहा हूं मैं? यस लिखने में कंजूसी नहीं करेंगे लोग। चाहे अगर मान लो ज्यादा आलस आ रही है तो यस की जगह बस वाई लिख दो, मैं इतने में भी समझ जाऊंगा। नो की जगह बस एन लिख दो, मैं इतने में भी समझ जाऊंगा। लेकिन लिखना जरूर है। हाँ हाँ, आ गया जेम्स बॉन्ड आ गया क्लास में, ऐसे लिख रहा है, यस लिखे जा रहा है। ये नहीं चाहिए ओए, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, तू लॉन्ग कट ले रहा है। सिंपल, या तो यस लिखो या वाई लिख दो, मैं समझ जाऊंगा क्या हो रहा है। तो अब ये जो पीरियोडिसिटी है इसकी, जो रिपीट करने की टेंडेंसी है इसकी, वो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पास है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, सबके पास। ठीक। तो मैं एक बार इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। पीरियड ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? इंटरवल ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब रिपीट करना। समझ गए? इसका मतलब होता है पीरियोडिसिटी, मतलब रिपीट करना। तो अगर तुमसे पूछे कि कोई साइन एक्स का पीरियड क्या है, तो तुम क्या कहोगे? 2π। क्या कहोगे? 2π, क्योंकि साइन एक्स 2π के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है, 2π के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करने लग जाता है। जो थीटा पे वैल्यू आएगी, 2π प्लस थीटा पे भी वही वैल्यू आएगी, मतलब 2π डिस्टेंस आगे चलोगे। मान लो π/2 पे वैल्यू आई, हम π/2 आगे चले, फिर वही वैल्यू आई, फिर वही वैल्यू आई, एंड सो ऑन। ऐसे ही कॉस का पीरियड भी कितना है? 2π। क्या ये बात तुम्हें समझ आ गई? जितने इंटरवल के बाद वेव रिपीट करती है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। सही है, बहुत बढ़िया। अब मेडिकल वालों के लिए सिर्फ ये दो ग्राफ चाहिए तुम्हें, साइन एक्स का और कॉस एक्स का। लेकिन फिर भी मैं बाकियों के पीरियड लिख देता हूं। साइन एक्स का पीरियड अगर कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? 2π। कॉस एक्स का पीरियड अगर कोई पूछेगा हम क्या कहेंगे? 2π। टेन एक्स का पीरियड अगर कोई पूछेगा हम क्या कहेंगे? पाई। कॉट एक्स का पीरियड पूछेगा, पाई। सीकेंड एक्स का 2π, कॉसिकेंड एक्स का 2π। जितने जिस इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं,
वैसे तो 12th में पीरियोडिक फंक्शंस और पीरियोडिसिटी डिटेल में पढ़ेंगे नॉन मेडिकल वाले, लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ, जितने इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होने लग जाएंगे। देखो जरा, अब मैं एक ग्राफ शेड कर रहा हूँ, क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि ये जो मैंने वेव शेड करी है अभी अभी, यही वेव आगे भी बनी हुई है, यही वेव पीछे भी बनी हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है तुम्हें? यस या नो? दे रहा है ना? तो ये एक वेव कितने में कवर हुई? 2 पाई में, उसके बाद वही वेव दोबारा आई, उसके बाद वही वेव दोबारा आई, एंड सो ऑन। तो इसको हम इंटरवल ऑफ पीरियोडिसिटी क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ फंक्शन, जो क्या है 2 पाई। ऐसे ही कॉस में ध्यान से देखो तो ये जो वेव है, ये 0 से शुरू करा 2 पाई पे, एक वेव पूरी हो गई, उसके बाद वही चलेगी सेम, पीछे भी वही चल रही है, देखो यहां तक। समझ गए? ऐसे ही सबके अलग अलग पीरियड डिफाइंड होते हैं, हालांकि 12th में ज्यादा डिटेल में आएगा। अभी सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना है कि tan और cot का पाई होता है, बाकी सबका 2 पाई होता है। tan और cot का पाई होता है, बाकी सबका 2 पाई होता है। और इसका रीजन है, याद करो, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में ये सेम वैल्यू देता है, देते हैं या नहीं? तो अगर मैं एंगल मेजरमेंट की बात करूंगा तो फर्स्ट और थर्ड में कितना होता है? 180 डिग्री का। देखो लीनियर पेयर तुम बचपन में बोलते थे, फर्स्ट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का और थर्ड एंगल का 180 के बाद दोबारा वही आने लगता है। और तुम्हें याद भी होगा अगर, तो tan ऑफ पाई प्लस एक्स को tan x ही बोलते थे हम, याद है? थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बोल देते थे और सेम वैल्यू आती थी, याद है? तो पाई ऐड करने पे वैल्यू सेम मिल रही है, इसका मतलब पाई आगे मूव करके वैल्यू सेम मिलेगी। अभी 10x का ग्राफ तुम्हें रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए नहीं बना रहा हूं, हालांकि नॉन मेडिकल वालों को ट्रिग्नोमेट्री में बनवाऊंगा, नॉन मेडिकल वालों को और डिटेल में इन सब के ग्राफ बनाएंगे तो दिखाई देगा कि पाई के बाद रिपीट हो रहा है। लेकिन मेडिकल वालों को सिर्फ यही दो चाहिए होते हैं, साइन और कॉस। वो भी तुम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो ये आती है, साइनसोइडल वेव आती है तुम्हारे पास, तो काम आएगा तुम्हारे। बाकी याद रखना, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं अपनी वैल्यू, tan और cot पाई के बाद करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में सेम वैल्यू देते हैं। बस इतना ही चाहिए तुम्हें। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या तुम्हें ये दिख रहा है साइन एक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 लेता है और मिनिमम वैल्यू -1 लेता है, क्या कहते हो? तो हम क्या कहते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 तक लाया करेगी। साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 तक लाया करेगी। क्या इस बात से एग्री करते हो? बहुत बढ़िया। ऐसे ही cos x की भी वैल्यू -1 से 1 तक लाया करेगी। इसके इस बात पे भी एग्री करते हो? देखो cos 0 1 होता है और ये -1 होता है। ये तुमने पहले भी पढ़ा 10th में भी शायद, कि साइन एक्स और cos x -1 से 1 तक वैल्यू देते हैं। तो कोई मेरे से पूछेगा साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू, मैं क्या कहूंगा? कोई मेरे से पूछेगा साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1। अगर मैं पूछूंगा cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1। बहुत बढ़िया लिखा है। सही। डिनोमिनेटर में अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर सिर्फ मेडिकल वाले लोग देंगे, ठीक है? डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है या नहीं? यस या नो? डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है या नहीं? यस या नो? सिर्फ मेडिकल वाले आंसर देंगे। इसी बहाने पता भी चल जाएगा मेडिकल वाले कितने हैं इस क्लास में अभी। सबने सही आंसर दिया है, जितने आंसर मेरे पास आए हैं, लेकिन मेरे पास आंसर बहुत कम आए हैं, 16 ही आंसर आए हैं। मेडिकल वाले 16 ही है, 17 हो गए। बड़े कंजूस है मेडिकल वाले, माइनॉरिटी में जी रहे होगे। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, खैर। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, ये मैंने पहले भी बताया था। आजकल हालांकि नॉन मेडिकल वाले तो आजकल यही सब पढ़ रहे हैं, डोमेन रेंज, तो उन्हें तो और ज्यादा क्लियर होगा। समझ गए? अब मैं तुम्हें कुछ कोनिक सेक्शंस बता रहा हूँ।
एक तो स्ट्रेट लाइन, हमने बात करी थी पिछली बार स्ट्रेट लाइन की, याद आ रहा है? हमने बात करी थी स्ट्रेट लाइन की, याद आ रहा है? बढ़िया। अब सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कुछ कुछ चीजें और, सर्कल्स की बात कर रहे हैं हम, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब की इक्वेशन और इनके ग्राफ बता रहा हूँ। हालांकि ये सब हमारे पास एक एक चैप्टर आएगा, नॉन मेडिकल वालों के पास सर्कल नाम का एक चैप्टर आएगा बहुत लंबा सा, फिर पैराबोला नाम का, फिर एलिप्स नाम का। लेकिन अभी जो मेडिकल के हिसाब से चाहिए उस हिसाब से बताता हूँ। सर्कल होता क्या है कि एक फिक्स पॉइंट ले लू मैं, यहां से रस्सी बांध लू, यहाँ पे एक पर्सन ए खड़ा है, रस्सी हमेशा स्ट्रेच रहनी चाहिए, वो घूमता रहेगा तो एक सर्कल बनेगा। एग्री करते हो इस बात को? है ना? मैंने कहा तुम्हें एक खूंटे से रस्सी बांध दी मैंने, एक पोल से मान लो, और इस रस्सी की लेंथ फिक्स्ड है और तुम्हें मूव करना है तो तुम एक सर्कल पे मूव करोगे। एग्री करते हो इस बात को? तो हम क्या कहते हैं, पाथ जो ये एलिमेंट ट्रेस करेगा अंडर अ गिवन कंस्ट्रेंट, उसको हम बोलते हैं लोकस। जो पाथ ट्रेस करता है ना, पाथ ट्रेस करना, पाथ ट्रेस्ड, ट्रेस करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं लोकस। तो हम कहते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सुनो फिर से अंग्रेजी, लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस का मतलब जो पाथ ट्रेस कर रहा है, पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट in a plane such that its distance from a fixed point is always constant। समझ गए? सिंपल डेफिनेशन है। ठीक, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैंने तुम्हें कहा कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 0,0 और तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स है x,y। क्या तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में? और ये रेडियस है r, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है? क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू r। सही लिखा है मैंने? तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन 0,0 एंड रेडियस आर। क्या समझ गए तुम सर्कल की इक्वेशन कैसी दिखाई देती है हमें? सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। सर्कल का मतलब होता था कि ये डिस्टेंस आर हो जाए, यही मतलब होता था। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस को आर कर दिया, खत्म। यही अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, मैंने कहा सर्कल का सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, तुम जो पॉइंट है वो एक्स कॉमा वाई है, रेडियस आर है बेबी। तो कैसी इक्वेशन दिखेगी, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू आर। क्या अभी भी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाया है, यस या नो? यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बनेगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या तुम समझ गए कि ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद सेंटर अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस इक्वल्स टू आर? क्या कहते हो? तो सर्कल दिखाई कैसे देता है ये तुम्हें पता है। सर्कल, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ये ऐसा दिखाई देगा। देखो, सेंटर का होना चाहिए ओरिजिन पे, रेडियस कितनी होनी चाहिए आर, ऐसा दिखाई देगा। बहुत सिंपल है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। और ये कहीं भी हो सकता है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी, ये ऐसा होगा जिसका सेंटर क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है, रेडियस कितनी है, आर है। तो ज्यादातर ज्यादातर तुम्हारे फिजिक्स में ये यूज होगा, ज्यादातर ये यूज होगा। लोकस सिर्फ पाथ को बोल रहे हैं, पाथ जो हम कहते हैं ना। अब मैं जो डेफिनेशन तुम्हें लिखी मिलती है उसमें ये लिखा मिलता है, लेकिन इस वर्ड पे मत जाओ। इसका मतलब होता है पाथ जो ट्रेस होगा, लोकस का मतलब होता है जो पाथ ट्रेस होगा। और पाथ क्या बनेगा, सोचो तुम रस्सी से बांध दिया तुम्हें, या तुम एक स्टोन लेते हो, स्टोन लेके घुमाते हो, याद करो, एक रस्सी से बांध लिया स्टोन, तुमने हाथ में पकड़ ली रस्सी और घुमाते गए घुमाते गए। समझ गए? तो लोकस क्या है, पाथ। ये इसको बोलते क्या हो तुम, सरकमफ्रेंस बोलते हो। समझ गए?
सर्कल तो तुम्हें पता है, हर चीज में तो सर्कल तुम ड्रॉ करते हो यार बचपन से, ठीक है। तो ये जो पाथ बना, जो लोकस बना, उसे क्या बोल रहे हैं? सर्कल। सर्कल का ये जो लेंथ आती है उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। एरिया, रेडियस, ये सब तुम्हें पता ही है बचपन से, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हो गया सर्कल। अब अगला जो कोनिक सेक्शन है वो है पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला, अब ये भी एक पाथ है, एक कंस्ट्रेंट है। हम इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं हम? इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट such that its distance from a fixed point and a fixed line is always equal। ये थोड़ा समझ के बाहर है तुम्हारी, क्योंकि हमें अभी तुम्हें लाइन से डिस्टेंस पता नहीं है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। ये एक दीवार है, मान लो तुम्हारे घर की, ये एक पॉइंट है। तुम्हें मैंने कहा कि तुम्हें इस पॉइंट से और इस दीवार से बराबर डिस्टेंस पे रहना है। क्या कहा मैंने? तुम ये पी पॉइंट हो, ये पॉइंट एम है, और ये मान लो एस है। तो तुम्हें कहा है पीएम और पीएस बराबर रखने हैं। अगर ये कंडीशन, इन दोनों को बराबर रखते हुए जो भी पाथ तुम ट्रेस करोगे, तो पाथ ट्रेस करने को क्या बोलते थे? लोकस। तो जो पाथ तुम ट्रेस करोगे उसका नाम क्या होगा? पैराबोला। थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या है? अब कैसे निकालेंगे, क्या कंस्ट्रेंट है, वो तो नॉन मेडिकल वालों का चैप्टर आएगा, वो ही पढ़ पाएंगे। मेडिकल वालों को जरूरत भी नहीं है, और इस डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं है, वैसे बताया मैंने। इस डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी समझ आई कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे नॉन मेडिकल वालों के साथ। लेकिन मेडिकल वालों को इसकी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है तुम्हें, इसकी इक्वेशन की और इसके ग्राफ की। तो इक्वेशन और ग्राफ देख लो। कंस्ट्रेंट सिर्फ इतना है कि एक लाइन से, जैसे सर्कल में क्या कहते थे कि एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स्ड रहना चाहिए, वो मूव करेगा सर्कल बनेगा। उसको कहा यहां से रस्सी बांध दी, इस बंदे को कहा कि इतनी दूरी पे ही चलना है, चलता रहे, वो चलता रहेगा, सर्कल बनेगा। इसमें क्या करा, बंदे को एक दीवार दिखा दी कि ये दीवार है भाई, मतलब ये लाइन है भाई, और एक ये पॉइंट है, इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे मूव करना है तुम्हें। तो तब जो वो पाथ बनाएगा वो कुछ ऐसा पाथ बनाएगा, देखो ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा ताकि बराबर डिस्टेंस पे रहे, ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, ऐसे। उसको बोलते हैं पैराबोला। लेकिन पैराबोला की डेफिनेशन से तुम्हें कोई खास मतलब है नहीं, तुम्हें मतलब है पैराबोला की इक्वेशन से। और पैराबोला की जो इक्वेशन है, पैराबोला की जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी दिखती है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। फिजिक्स में ये जो टर्म्स आएंगी तुम्हारे पास, ये ऐसा आएगा कि जैसे तुम कहते हो ना कि मान लो एक क्वांटिटी, क्वांटिटी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी बी का स्क्वायर, ऐसा कुछ टर्म यूज करते हो तुम? क्वांटिटी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी बी का स्क्वायर, ऐसे तुम्हारा ये फिजिक्स में यूज होगा, इस तरीके से फिजिक्स में यूज होगा। वो ऐसे नहीं पूछेगा, ये किसी काम का नहीं है, ये वैसे ही बताया मैंने, ये फिजिक्स में यूज होगा ऐसे। वो कहेगा एक क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर, फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाओगे, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। कुछ ऐसा बना या नहीं बना? इसको y बोल रहा हूँ, इसको x बोल रहा हूँ, मान लो ऐसा बनाते हो ना तुम, कि डिस्टेंस उसके स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या कुछ कुछ ऐसे रिलेशंस तुम फिजिक्स में बनाते हो। इस तरह से इनके ग्राफ तुम्हें चाहिए होंगे, ताकि तुम देख सको कब कौन इंक्रीज कर रहा है, कब कौन डिक्रीज कर रहा है। समझे बात को? चलो अब देखते हैं कि करके इनके ग्राफ। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर y इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर कर लेता हूँ। जैसे वैसे y इक्वल टू, चलो k लिख लेता हूँ, k इंटू एक्स स्क्वायर। पहली चीज ये, इसमें k पॉजिटिव लेके चलूंगा हर जगह,
क्योंकि y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर वाला अलग से लूंगा। इसमें क्या तुम्हें इतना दिखाई दे रहा है कि x इक्वल्स टू 2 पे जो वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू -2 पे भी वही वैल्यू आएगी। ध्यान से देख के बताओ क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? गारंटीड है ना, क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 और -2, मतलब जो वैल्यू इधर आ रही है वो वैल्यू इधर भी आ रही है। एग्री करते हो? जो वैल्यू इधर और इधर दोनों साइड आ रही है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है। तुम्हें याद हो तो एक आधी बार पहले भी हमने बनाया ऐसा। सिमेट्रिक होता है y एक्सिस के अबाउट, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और ये बताओ k हम पॉजिटिव लेके चले हैं, ये भी पॉजिटिव लेके चले, x स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, k हम पॉजिटिव लेके चले हैं, तो दोनों पॉजिटिव है, तो y कभी भी नेगेटिव हो पाएगा? यस या नो? कभी नहीं हो पाएगा। देखो ग्राफ नीचे गया ही नहीं कभी नेगेटिव y की तरफ, ग्राफ कभी भी नेगेटिव y की तरफ गया ही नहीं। देख पा रहे हो ध्यान से? समझ गए? क्योंकि k पॉजिटिव लेके चले हैं, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो y भी हमेशा क्या रहने वाला है? 0 या पॉजिटिव। तो देखो ऊपर ही रहा, y ग्राफ नीचे ही नहीं गया। तो ये हमारे पास ग्राफ होता है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का। मान लो अब मुझे चाहिए y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर का, k को पॉजिटिव ही लेके चल रहा हूं। y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर का क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा ग्राफ में? बस नीचे आ जाएगा ऐसे। अब y को हमेशा नेगेटिव ही रहना है। देखो ध्यान से, k पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और माइनस साइन बाहर है, y को हमेशा नेगेटिव ही रहना है। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा? ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। समझ गए? अब मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर के, यहाँ पे क्या था? y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यहाँ कह रहा हूं एक्स वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। देखते हैं अब क्या होगा। अब y को प्लस डालूं, y को 2 डालूं, या y को -2 डालूं, क्या दोनों अलग अलग दिखने चाहिए? सोचो यस या नो। बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। तो ऊपर और नीचे देखो, y2 कहां होगा? यहाँ। y -2 कहां होगा? यहाँ। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, राइट साइड पे ओपन पैराबोला। इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला, राइट साइड ओपन। ये क्या था? अपवर्ड ओपन, ये डाउनवर्ड ओपन। और ध्यान से देखो, k को फिर पॉजिटिव लिया हुआ है अगर, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, x क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसलिए ग्राफ राइट साइड पे ही रहा है, इसलिए ग्राफ राइट साइड पे रहा है, क्योंकि यहाँ तो x नेगेटिव होता है ना, यहाँ गया ही नहीं। ग्राफ कहाँ रहा है? हमेशा राइट साइड पे रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? सेम अपनी कॉपी में बना के देखो, -y² का। इधर आ जाएगा। क्या कहते हो? अब x को सिर्फ नेगेटिव रहना है, पॉजिटिव नहीं हो सकता। इधर आ गया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये माइनस साइन लगा हुआ है, तो इधर आ गया। ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट ओपन हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार, फिजिक्स में यूज कैसे होगा। सीधे तुम्हारे पास यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे x, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे x, यहाँ पे वेलोसिटी x, जो भी दिया होगा। हाँ, सबसे ज्यादा यूज होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। पढ़ चुके हो या पढ़ना है अभी प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हो, पढ़ना है? पढ़ना है ना अभी? बहुत बढ़िया। अभी यूज होगा ये प्रोजेक्टाइल, पूरा पैराबोला पे मूव करेगा तुम्हारा। जो प्रोजेक्टाइल तुमने पढ़ना है वो पूरा का पूरा पैराबोला पे मूव करेगा। समझ गए इतना? इन चारों में से किसी को किसी ग्राफ में डाउट हो तो वो लिख सकता है चैट बॉक्स में।
चलो, ज्यादातर ने लिखा है कि कोई डाउट नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। फिर भी कोई डाउट हो व्हाट्सएप कर लेना, नंबर तुम्हारे पास है। पैराबोला हो गया, अगला है हमारे पास एलिप्स। एलिप्स क्या होता है हमारे पास? एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये उसकी इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये उसकी इक्वेशन होती है। अब एलिप्स में तुम्हें क्या चाहिए? एलिप्स के दो केस होते हैं हमारे पास। एलिप्स के दो केस, अब पहले तो वो देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। हालांकि डेफिनेशन मैंने क्या कहा, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है S1, एक पॉइंट है S2। तुम्हें यहां खड़ा कर दिया, तुम्हें कहा ये और ये, यहां से रस्सी बंधी हुई है, यहां पे भी रस्सी बंधी हुई है, और तुम इस, अच्छा ये बताओ क्या ये लेंथ PS1 प्लस PS2 कांस्टेंट होगी? क्योंकि ये तो टोटल रस्सी की लेंथ है, रस्सी की लेंथ तो बदलती नहीं है। मानते हो इस बात को? अब ये कंस्ट्रेंट फॉलो करते हुए जो भी पाथ ट्रेस करोगे तुम, अगर तुम यहां खड़े हो, मान लो यहां बंधी हुई है रस्सी, फिक्स्ड है, यहां भी बंधी हुई है रस्सी, फिक्स्ड है, तुम्हें क्या करना है, तुम एक काम करो, ऐसे ना दो वो ले लो, सिंपल छोटा सा एग्जांपल देता हूं तुम्हें कैसे बनेगा। तुमने ना दो पोल ले लिए छोटे छोटे ऐसे, जैसे मैंने पेन की कैप रखा, एक में धागा इधर बांध दो, एक में धागा इधर बांध दो, दोनों पे धागे बांध दिए तुमने, धागा बंध गया तो तुम्हें धागा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा हो। अब अपना हाथ लेके धागे को घुमाओ, जहां जहां तुम्हारा हाथ जा पाएगा उसको क्या बोलेंगे, वो जो पाथ बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एलिप्स। एलिप्स क्या चाहता है हमसे कि दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम है, डिस्टेंस का जो सम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। समझे बात? और ये उसकी इक्वेशन आती है। हालांकि जब हम पढ़ेंगे क्लास में तो हम इसको वो भी करेंगे, मतलब डिराइव भी करेंगे कि कहाँ से आया इक्वेशन, कहाँ से क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन वो तो बात की बात है, उसमें तो पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे ना। जो मैं बता रहा हूँ अभी, जो जो नाम लिखे हैं ये सब एक एक चैप्टर है तुम्हारे, नॉन मेडिकल वालों को बता रहा हूँ। लेकिन अभी उतना ही बोलूंगा जितना, अभी तो कुछ नहीं चाहिए फिजिक्स में, बस ये इक्वेशन चाहिए तुम्हें। तो वो क्या चाहता है, दोनों से डिस्टेंस का सम, दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। समझ गए? ठीक है। अब सुनो, एलिप्स दिखाई कैसे देता है? एलिप्स हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, एलिप्स हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। दो टाइप के ग्राफ होते हैं इसके। एक बार क्या चाहिए होता है हमें कि जब a की वैल्यू b से बड़ी होगी तो ऐसा ग्राफ होगा, जब b की वैल्यू a से बड़ी होगी तो ऐसा ग्राफ होगा। ओवल शेप का ग्राफ होता है इसका। जब a की वैल्यू b से बड़ी होगी तो ऐसा होगा, क्योंकि क्योंकि इसमें y को जीरो डालो, y को जीरो डालो, x की क्या वैल्यू आ रही है बता सकते हो? y को जीरो डालोगे, x की वैल्यू प्लस माइनस ये आ रही होगी, ध्यान से देखो। y को जीरो डालोगे, x की वैल्यू प्लस माइनस ए आ रही होगी। कुछ लोग a लिख रहे हैं, वो माइनस वाला भूल रहे हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए आएगा, है ना? तो ये a पॉइंट हुआ, ये माइनस ए हुआ, क्या इसको एग्री करते हो? क्योंकि x को जीरो डालने पे जो, y को जीरो डालने पे x एक्सिस वाले पॉइंट मिलते थे। एक बार x को जीरो डाल के बताओ जरा y क्या मिल रहा है? प्लस माइनस बी, तो ये b होगा, ये माइनस बी होगा। समझ रहे हो? ये पॉइंट, ये a कॉमा जीरो वाला पॉइंट होगा, ये जीरो कॉमा बी, ये सारे पॉइंट मैंने इक्वेशन से एक्स वाई को जीरो डाल के लिखा है। अब देखो ये कंडीशन कैसे बना रहा हूं मैं, अगर a की वैल्यू ज्यादा हुई तो तुम्हें ओवल ऐसा दिखाई देगा, a की वैल्यू ज्यादा है b से, सोचो इधर ज्यादा लेंथ है इधर कम,
तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स दिखाई देगी। समझ गए क्यों? अगर b की वैल्यू ज्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ b था यहाँ a था, b ज्यादा हो गया इस बार, तो वर्टिकल एलिप्स दिखाई देगी। देगी या नहीं? समझे क्यों? ये देखने में है दोनों एलिप्स ही, बस देखने में थोड़ी थोड़ी अलग हो गई है। एक को ऐसे खींच दिया, एक को ऊपर को खींच दिया बस। a की वैल्यू बड़ी, इसलिए ये वाली लेंथ बड़ी हो गई है, तो इसलिए ऐसे खींच गई है एलिप्स। सर्कल को खींचा है, एक बार इस साइड से एक बार ऊपर से, बस। क्या ये ग्राफ समझ गए कि क्यों ऐसा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है? बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास है। अब ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट थे ना, इन्हें बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट थे ये यहां पे होते हैं, S1 S2, S1 S2, इनको बोलते हैं हम फोकस। क्या कह रहा था एलिप्स? चाहती क्या थी हमसे कि इन दोनों से जो सम ऑफ डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। समझ गए? बाकी इसकी और भी टर्म्स है, इसेंट्रिसिटी, ये वो। अब मुझे लगता तो नहीं है कि फिजिक्स में तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी, इसेंट्रिसिटी एंड ऑल की। तो अगर पड़ेगी भी तो सर उसी टाइम बता देंगे। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या फिर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये वाला इस एलिप्स के लिए होता है, ये इस एलिप्स के लिए इसकी डेफिनेशन और ये सब। पर ये मेरे ख्याल से फिजिक्स में नहीं जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें पड़ेगी तो इस ग्राफ की पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो सर उस टाइम बता देंगे तुम्हें। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, वैसे भी मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं। तो एलिप्स में इतना ही, ये ग्राफ और ये फोकस। ग्राफ, फोकस। डेफिनेशन क्या है? वो चाहता है दो फिक्स्ड पॉइंट से सम कांस्टेंट रहना चाहिए, सम कांस्टेंट रहना चाहिए। और भी डिटेल होती है कि भाई ये कांस्टेंट इन फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। तो इतनी डिटेल की अभी जरूरत नहीं है। नॉन मेडिकल वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे तो तुम अपने दोस्तों से समझ लेना जिसको ज्यादा पूछना हो। पारस, एक डाउट एक बार, तूने 50 बार लिख लिया भाई। अगर काम का होता तो मैं पहली बार में बता देता ना तेरे को। ये देखो, निकम्मा पूछ रहा है कि ये क्लोज फिगर है कि नहीं। अब इसका भी आंसर मैं दूंगा, बताइयो। बताना भाई, तुम लोग सब बता दो ये क्लोज फिगर है कि नहीं। भारत, सारी दुनिया ने आंसर दे दिया भाई। तो मैं कह रहा हूँ सर्कल को पकड़ के खींच रही है, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से। भारत पूछ रहा क्लोज क्यों है, ये बता दो। भारत, दीवार है आसपास? चलो, अब हम बात करते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऐसी इक्वेशन होती है हाइपरबोला। और इसकी जो डेफिनेशन होती है, जैसे उसमें क्या कह रहे थे, एलिप्स और इसकी इक्वेशन में सिर्फ माइनस साइन का फर्क है। ये किस किसने पहचान लिया? बहुत बढ़िया। इसमें क्या कह रहे हैं, PS1 माइनस PS2 शुड बी कांस्टेंट। PS1 माइनस PS2, मॉड भी ले लेता हूं क्योंकि कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। तो सिर्फ इसने कहा कि इस बार ये जो दो फिक्स पॉइंट थे S1 और S2, ये जो दो फिक्स पॉइंट थे S1 और S2, तो ये जो दो डिस्टेंस आए हैं इनका डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। पिछली बार क्या कह रहा था? सम कांस्टेंट होना चाहिए। इस बार क्या कह रहा है? डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। देखो ध्यान से, पिछली बार ये कह रहा था सम। अगर मैं इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट तुम्हें लिख के बताऊं तो होता है लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that sum of its distance from two
fixed points is always constant. लोकस मतलब जो पाथ वो ट्रेस कर रहा है, वो कह रहा है कि एक पॉइंट जो पाथ ट्रेस करेगा सच दैट उसका सम ऑफ डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होगा। यही लिखा था हमने, PS1 + 2S2 = कांस्टेंट। समझ गए? अब इसमें क्या कहा उसने, वहां पे सम था और यहाँ पे क्या कह दिया, डिफरेंस कह दिया। तो वो क्या कहना चाहता है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। लोकस में कंफ्यूज ना हो, अभी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। लोकस लोकस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर मैं तुम्हें कोई चीज कहूंगा, वो बात मानते हुए जो भी पाथ तुम फॉलो करोगे। जैसे मैंने तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दिया था सर्कल का, तुम्हें सबसे आसानी से समझ आएगा। मैंने कहा एक पॉइंट है यहाँ पे, तुम्हें कहा कि इस पूरे प्लेन में, इस पेज पे कहीं भी घूमो, लेकिन इससे 5 डिस्टेंस दूर रहना इस पॉइंट से। इस प्लेन में कहीं भी घूमो, लेकिन 5 डिस्टेंस दूर रहना। तो तुम एक पाथ ट्रेस करोगे ना, ऐसा, यस या नो? हाँ, जो पाथ तुम ट्रेस कर रहे हो वही लोकस है, और उसको इस कंडीशन के लिए इसको क्या कह देते हैं, सर्कल। ऐसे ही अब तुम्हें नई कंडीशन दे दी। मैंने कहा तुम, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये S1 है, ये S2 है, तुम इसमें कहीं भी मूव कर लो, तुम इसमें कहीं भी मूव कर लो, लेकिन इन दोनों से जो डिस्टेंस है तुम्हारा वो फिक्स रखना। तो तुम ऐसे मूव करोगे, डिस्टेंस का जो सम है वो कांस्टेंट रखना, तो तुम ऐसे मूव करोगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एलिप्स। ऐसे ही कहा कि डिफरेंस कांस्टेंट रखना, तो क्या बन जाएगा, हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसे दिखाई देती है, हाइपरबोला का ग्राफ। ये हाइपरबोला का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये वो पॉइंट है S1 और S2। इसको क्या बोलते हैं, S1 और S2 को, S1 एंड S2 को क्या बोलते हैं हम, फोकस बोलते हैं। क्या तुम ये ग्राफ समझ गए? ऐसे ही ये पॉइंट A हो जाएगा, ये पॉइंट भी A हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब अगर ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें कहा कि y की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू 0 डाल के x की वैल्यू बताओ। y की वैल्यू 0 डालनी है, x की वैल्यू बतानी है। प्लस माइनस है, देखो प्लस माइनस है, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, यस या नो? मैंने तुम्हें कहा कि x की वैल्यू 0 डालनी है, y की वैल्यू बताओ। गलत। अब जब x को 0 डालोगे तो -y² / b² = 1 आ रहा है, आ रहा है या नहीं? y² की वैल्यू आ रही है -b²। क्या y² कभी भी नेगेटिव हो सकता है? क्या y² कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? तो कभी भी कोई y की वैल्यू नहीं मिलेगी। देखो जरा, कोई भी ऐसा पॉइंट मिल रहा है तुम्हें y एक्सिस पे कि हाइपरबोला y एक्सिस को कट करके जा रहा हो, ध्यान से देख के बताओ। बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इसी वजह से ये y एक्सिस पे आया ही नहीं कभी भी। समझ गए? बाकी डिटेल नॉन मेडिकल वालों के पास मिलेगी जब वो चैप्टर पढ़ेंगे, अभी इससे ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए तुम्हें। अब एक और चीज तुम्हारे पास आती है, अब एक और चीज आती है 11225। रोल नंबर 11225, क्या डाउट है? ये अमीश चौधरी लिख रहा है, वीडियो भी रुक गई, आवाज भी नहीं आ रही। इसका मतलब तेरा नेट रुक गया ना भाई। मेरे को क्या लिख रहा है, अब मैं बोलूंगा भी तो कौन सा तेरे को आवाज आएगी। अब मैं अगर तुझे बोल के ये कहना भी चाहूं कि भाई, एक तो कर्तव्य ने खून पी लिया भाई मेरा आज। 600 बार एक चीज लिख दी इसने कि सरकमफ्रेंस और लोकस में क्या फर्क होता है, सरकमफ्रेंस और लोकस में क्या फर्क होता है। सरकमफ्रेंस सिर्फ और सिर्फ सर्कल के लिए यूज होता है टर्म।
आगे चलते हैं, सुनो। अब कई बार तुम्हारा ऐसा आता है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा भी दिखा तुम्हें फिजिक्स में। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हाइपरबोला का ये एक स्पेशल टाइप है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। y इज इक्वल टू 1/x मान लो ऐसा है, या k/x ले लो 1/x। इसका ग्राफ बनाना है तुम्हें, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है हमारे पास, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। देखो इस ग्राफ को थोड़ी और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो मुझे ये बताओ dy/dx क्या होगा जल्दी से। dy/dx -1/x² होगा क्या, नहीं होगा। ये पॉजिटिव के नेगेटिव सोच के बताओ। पॉजिटिव के नेगेटिव, ये है नेगेटिव, दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, क्योंकि x² पॉजिटिव है, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो गया। डेरिवेटिव नेगेटिव से क्या इंप्लाई किया करते थे तुम, जरा बताना। डेरिवेटिव नेगेटिव से क्या इंप्लाई किया करते थे कि फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, क्या कहते हो, ऐसा ही ना। क्या तुम्हें दिख रहा है जब जब मैं x बढ़ा रहा हूं y की वैल्यू कम हो रही है, जब जब मैं x बढ़ा रहा हूं y की वैल्यू कम हो रही है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। बिल्कुल दिख रहा है, दिखना भी चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मुझे ये ग्राफ पता ही नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे ग्राफ तुम खुद बनाओगे, हालांकि पहले भी बताया है, लेकिन फिर अभी मान लेता हूं मुझे ग्राफ पता ही नहीं है इसका, y इज इक्वल टू 1/x, मुझे किसी ने नहीं बताया, ना ही मुझे पता है, मैं खुद बनाना चाहता हूं। तो मैंने ले लिया dy/dx, और मुझे क्या दिखा कि -1/x² आया है, जो कि नेगेटिव होता है, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। मान लिया इस बात को, इस बात को मान लिया, यस या नो। ठीक है, इस बात को मान लिया, बहुत अच्छा करा। नहीं भी मानते तो क्या ही बिगाड़ लेते मेरा भी। ठीक है, अब सुनो, क्या मुझे ये बताओ, क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है। नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, x 0 हो ही नहीं सकता। तो मैं साइड पे लिख भी देता हूं कि x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 हो ही नहीं सकता चाह के भी। सही है, मुझे एक चीज और बता दो, एक चीज और बता दो, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा y उतना बड़ा होगा, मानते हो इस बात को। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा y उतना बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा y उतना छोटा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमें पता है। मैंने तुम्हें कहा, मैंने तुम्हें कहा कि भाई x हो गया इन्फिनिटी, मैंने तुम्हें कहा x हो गया इन्फिनिटी, यहां लिख दे दो, x हो गया इन्फिनिटी, तो तुम y क्या होगा इस टाइम पे बता सकते हो। टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, मान लो, क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। मैंने कहा x हो गया माइनस इन्फिनिटी, y क्या हो जाएगा बताना जरा। y फिर से 0 हो जाएगा। हालांकि हालांकि जब x इन्फिनिटी होगा तो y के ऊपर 0 के ऊपर प्लस लिख रहा हूं, इसके ऊपर माइनस लिख रहा हूं। ये प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है 1/1 बहुत सारी 0, ये x इन्फिनिटी मतलब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, कुछ ऐसा एग्जांपल दिख रहा है। ये वैल्यू है तो 0 ही, लेकिन 0 से थोड़ी सी बड़ी है, पॉजिटिव साइड पे, एग्री करते हो। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी कह रहा हूं तो 1/-1 ऐसे दिख रहा है, बहुत बड़ा सा नंबर, लेकिन नेगेटिव है वो नंबर। तो ये वैल्यू आएगी अभी भी 0 के पास ही, लेकिन 0 माइनस मतलब नेगेटिव साइड होगी, मतलब नंबर लाइन पे एक 0 के जस्ट इधर खड़ा होगा, एक 0 के जस्ट इधर खड़ा होगा। क्या तुम्हें डिफरेंस समझ आया इन दोनों में। बहुत बढ़िया, अब सुनो, ये पॉइंट मार्क कर लेता हूं, ठीक है। x इन्फिनिटी y क्या हो रहा है 0+, x इन्फिनिटी y 0+, 0+ मतलब ऊपर, थोड़ा x एक्सिस के ऊपर मार्क कर दिया। x माइनस इन्फिनिटी मतलब वहां
y0 माइनस मतलब थोड़ा सा नीचे। क्या ये दोनों पॉइंट मैंने मार्क करे तुम्हें समझ आ गए? एक एक्स एक्सिस के थोड़ा ऊपर, एक थोड़ा नीचे। बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, 0 पे तो फंक्शन है नहीं, तो मैं जब तुम्हें कह रहा हूं कि x मेरे पास, यहां लिख देता हूं, x मेरे पास 0 से थोड़ा सा बड़ा हो गया, x मेरे पास 0 से थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब 1.0.00000000001 ऐसा हो गया, तो y की वैल्यू क्या आएगी जरा बता सकते हो? डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो गया तो y की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, कह दूं टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा y0 माइनस मतलब 0 से जस्ट छोटा, 1/0.000000001 माइनस साइन के साथ। अब y माइनस इंफिनिटी होगा, क्या मानते हो इस बात को? y माइनस इंफिनिटी होगा, क्योंकि अभी भी ये वैल्यू बहुत बड़ी बनेगी, लेकिन उसके पास माइनस साइन होगा तो वो माइनस इंफिनिटी होगा, मानते हो? बहुत बढ़िया। तो x जब 0 से थोड़ा बड़ा हुआ तो y कहाँ हो गया? इंफिनिटी। तो मैंने यहाँ पे मार्क लगाया, देखो ध्यान से, x 0 से थोड़ा बड़ा हुआ तो y कहाँ हो गया? इंफिनिटी। यहाँ मार्क मैंने सही लगाया, यस या नो? x 0 से थोड़ा छोटा हुआ, y माइनस इंफिनिटी, तो मैं यहाँ मार्क लगा रहा हूँ, मैंने सही लगाया, यस या नो? बहुत बढ़िया, समझ गए। अब मुझे ये बताओ, क्या ग्राफ डिक्रीजिंग होना चाहिए? तो कुछ नहीं करना, आप तो पॉइंट को जोड़ दो, यहां से डिक्रीज मतलब वैल्यू कम करते करते यहां पहुंच जाओ, यहां से वैल्यू कम करते करते यहां पहुंच जाओ, आ गया ग्राफ। यहां से चला, ये पॉइंट तो 4 लगा लिए थे मैंने, यहां से चढ़ा, वैल्यू कम करता गया, कम करता गया, फाइनली यहां पहुंच गया। मैं यहां से चला, वैल्यू कम करता गया, कम करता गया, फाइनली यहां पहुंच गया। अब समस्या ये है कि जब मुझे डिक्रीज करना है तो मुझे कैसे पता है कि ऐसे डिक्रीज करना है या ऐसे डिक्रीज करना है या ऐसे डिक्रीज करना है? तुम बताओ कैसे चूज करता था इन तीनों में से, खुद बताओ। कनकेविटी से करता था या नहीं? कनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड, तो वो भी देख लेते हैं अगर तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो d2y बाय dx2 डबल डेरिवेटिव, जरा इसका भी डेरिवेटिव चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इट इज 2/x³ आएगा मेरे हिसाब से, तुम बता दो फिर भी एक बार इसका डेरिवेटिव। यही आ रहा है? तो अगर अगर मेरे पास x पॉजिटिव हुआ तो मैं क्या कह सकता हूं? अगर मेरे पास x पॉजिटिव हुआ तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, एग्री करते हो, यस या नो? तो इसका मतलब कनकेव अपवर्ड। अगर मेरे पास x नेगेटिव हुआ तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव होगी, एग्री करते हो, यस या नो? इसका मतलब कनकेव डाउनवर्ड। सही लिखा है मैंने ये? और अगर सही लिखा है तो x पॉजिटिव के लिए क्या चाहिए? कनकेव अपवर्ड। देखो कनकेव अपवर्ड ही नहीं लिया। x नेगेटिव के लिए क्या चाहिए? कनकेव डाउनवर्ड। देखो जरा, कनकेव डाउनवर्ड ही नहीं लिया मैंने। ध्यान से फिर से देखते हैं, ये ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट मैंने पहले ही मार्क कर लिए थे, इंफिनिटी और 0 के। मैंने ये भी देख लिया कि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 कनकेव अपवर्ड आना है, डिक्रीज करते हुए, कनकेव अपवर्ड में डिक्रीज करा दिया। यहाँ पे कनकेव डाउनवर्ड आना है, डिक्रीज करना है, कनकेव डाउनवर्ड में डिक्रीज करा दिया। क्या ये ग्राफ बना? जितनी चीजें तुमने पढ़ी है ये, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कनकेविटी, दुनिया का कोई ग्राफ बना सकते हो तुम, दुनिया का कोई भी ग्राफ आ जाए। पर अभी तुम्हारे पास बिल्कुल आसान आसान ग्राफ आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, समझ गए? विद टाइम तुम थोड़ी और इसमें कमांड अपने हाथ में आ जाएगी और आसानी से बना पाओगे। अभी के लिए तुम्हें समझ आया? फिर भी एक बार वीडियो देखोगे तो बना के देखना कि ग्राफ कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। एक और छोटी सी डिमांड है कि जीपी बता दूं मैं तुम्हें कुछ कुछ। जीपी से पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें एपी पता है? एपी तो पता है, ए+d, a+2d, a+3d, ऐसे ही कहते हैं ना, कि कोई एक नंबर इसमें ऐड करते रहो स्पेसिफिक।
वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी अगर ऐड करते जाओगे अगली टर्म मिलती जाएंगी, उसको एपी कहते हैं। एपी की nth टर्म का फॉर्मूला भी पता है तुम्हें, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म्स का भी पता है, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सब पता है ना तुम्हें, वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला भी होता है, ये तो पता है तुम्हें क्योंकि तुम पढ़ चुके हो। जीपी भी ऐसा ही है, देखो जीपी में क्या है, पहला टर्म ए है, ए आर, अब आर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा था, इसमें मल्टीप्लाई, ए आर स्क्वायर, एक और आर मल्टीप्लाई होगा, एक और आर होगा तो क्यूब आ जाएगा, चलते चलते ए आर टू द पावर एन माइनस वन तक। ये जीपी है। सुनो क्या हो रहा है, अब आर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, जैसे उसमें ऐड हो रहा था इसमें मल्टीप्लाई। ए को क्या बोलते हैं इसमें, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं इसमें, कॉमन रेशियो बोलते हैं। आर आता कैसे, जैसे उसमें डी निकालना होता था तो क्या करते थे, डी निकालने के लिए अगली टर्म माइनस पिछली टर्म करते थे या नहीं, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म। ऐसे इसमें क्या करोगे, अगली टर्म बाय पिछली टर्म, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, अगली टर्म बाय, किसी को भी कर सकते हो, ये देखो अगली टर्म बाय पिछली टर्म, अगली टर्म बाय पिछली टर्म, क्या मिलेगा, आर मिलेगा। सही है। अब एक बच्चे ने पूछा यहाँ पे n माइनस वन क्यों लिया है, तुम ये बताओ, तुम ये बताओ, यहाँ पे n माइनस वन नहीं लेते थे, याद करो, लेते थे या नहीं, वैसे ही लिया है, क्योंकि पहला जो टर्म लिखा हुआ है वो ए आर टू दी पावर जीरो लिखा हुआ है, ये और ये सेम चीज है। तो जब मैं काउंटिंग जीरो से शुरू करता हूं तो n माइनस वन पे, क्योंकि n टर्म्स लिखनी होती है ना हमें, सोचो काउंटिंग जीरो से शुरू करी और दो तक या तीन तक लिखी, तो कितनी टर्म्स हुई है, चार टर्म्स हुई ना। तो n टर्म्स के लिए काउंटिंग कहां तक जानी चाहिए जब मैं जीरो से शुरू कर रहा हूं, n माइनस वन तक, इसीलिए मैंने n माइनस वन लिखा, और जीपी में भी तुम वही लिखते। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 2 4 8 16 32 ऐसे चल रही है जीपी, ध्यान से देखो, 2 से मल्टीप्लाई होते जा रही है सारी टर्म, चल रही है या नहीं, समझे। अभी मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूं सम ऑफ जीपी का सिर्फ। अभी जो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में तुम्हें कहीं पे चाहिए वो सम ऑफ जीपी, ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये है सम ऑफ एन टर्म्स का चाहिए। सम ऑफ एन टर्म्स इज ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कुछ नहीं करा, ऊपर और नीचे से माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल करा, पहचान रहे हो कि ये दोनों सेम ही लिखे हुए मैंने, इतना तो पहचान पा रहे होगे ना। ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी है, ऊपर से माइनस साइन नीचे से माइनस साइन कॉमन लो, कैंसिल कर दो। अभी आया कहां से कैसे आया वो सब तो जब डिटेल में पढ़ोगे तभी पता चलेगा ना। अब कुछ बदतमीज लोग बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने किताबें ज्यादा पढ़ ली हैं जिंदगी में, वो कह रहे हैं कि ये आर से वन के लिए होता है, ये आर जब वन से बड़ा होता है उसके लिए, आर वन से छोटा होता है उसके लिए, ये हर किताब में लिखा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें पागल बनाया जा रहा है और तुम बनते जा रहे हो। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला कभी भी लगा लेना, मैं गारंटी लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए इतनी कहानी। ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ए क्या है, पहली टर्म, समझे। अब इसी में ही कभी कभार इनफाइनाइट टर्म्स तक, चलो इनफाइनाइट की नहीं जरूरत है, तुम इतनी जरूरत होगी मेरे ख्याल से, ये भी 11th का एक चैप्टर है अलग से, इसमें एपी जीपी एचपी एजीपी मिसलेनियस सम ऑफ डिफरेंस टेलीस्कोपी वीएन मेथड, ये सारा कुछ आएगा। ये तुमने 10th में पढ़ा है, ये तुम्हें मैंने जस्ट एक इंट्रो दिया है, इंट्रो भी नहीं दिया बल्कि फॉर्मूला ही बताया, ये सब कुछ आएगा अभी जब हम क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये सब मेडिकल के काम का नहीं है, और ये क्लासेस मेडिकल वालों के लिए ज्यादा स्पेशली, मतलब फिजिक्स के लिए ज्यादा है, फिजिक्स तो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों को ही चाहिए, तो अभी सिर्फ उतना बता रहा हूँ जितना तुम्हें चाहिए।
उतना नहीं बता रहा हूँ जितना मुझे पता है, क्योंकि उतना बताऊंगा तो वो तो साल बीत जाएगा ना फिर। क्योंकि जितनी चीजें मैंने आज तुम्हें बताई है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और इसके बारे में, इनको जब हम चैप्टर्स के तौर पे करेंगे तो कम से कम 3 महीने पढ़ेंगे ये चैप्टर हम, जितनी चीजें मैंने अभी बताई हैं, तो बहुत डिटेल में करेंगे तब। सही है। मेडिकल वालों के लिए अभी इतनी ही चीजें चाहिए थी तुम्हें। आज गारंटेड लास्ट क्लास है। अब तुम और कोई डिमांड लेके नहीं आओगे मेरे पास, मैं पहले बता रहा हूँ। मुझे फोटो भेज भेज के ना सेंटी मार लेते हो जो तुम, समझ गए। चलो, आज हम लोग यही क्लास एंड करते हैं। मेडिकल वालों को बाय बाय, फिर मिलेंगे।